हमारे मुख्य वक्ता आज के अपने विषय के साथ अपनी प्रस्तुति देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन देने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के 51वें और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के 6वें पुण्यतिथि के अवसर पर महाराणा प्रताप महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आज समापन अवसर है। विगत 7 दिनों से हमारी यह व्याख्यानमाला देश के प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा प्रमुख विषयों के साथ लेकर चलाई जा रही है और आज इस व्याख्यानमाला का यह समापन अवसर है। इस समापन अवसर पर हम सभी के बीच बड़े ही ज्वलंत विषय के साथ, बड़े ही समसामयिक विषय के साथ, वर्तमान समय में बड़ा ही समसामयिक विषय है। इस विषय को लेकर कश्मीर कल, आजकल और कल, ये विषय को लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हम सबसे इस व्याख्यान में जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री सुशील पंडित जी। जैसा कि हम सभी आपके विषय में जानते हैं, आपका व्यक्तित्व किसी भी प्रकार के किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार इधर जब भी हम राष्ट्रवादी चिंतन और राष्ट्रवादी चिंतकों के विषय में सोचते हैं तो आपका नाम बड़े ही ऊपर, बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों के साथ हमें दिखाई देता है। भारतीय कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में देश भर में आपकी प्रतिष्ठा है और लगातार इधर यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और मीडिया के डिबेटों के माध्यम से हम सभी आपको सुनते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बार पुनः आज हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कश्मीर के जो विविध मुद्दे हैं, विशेष रूप से कश्मीर आपकी विशेषज्ञता का विषय है। कश्मीर का विकास का मुद्दा हो, चाहे 370 के हटने का मुद्दा हो, चाहे वहां से निर्वासित किए गए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, आतंकवाद की फंडिंग का मुद्दा हो, इन सभी जटिल विषयों को बड़े ही कुशलता के साथ, अपनी प्रखर वाणी और वैदुष्य के साथ आप भारतीय पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर इससे जन जागरण करते हैं, हम सभी को जागरूक करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे समय में जबकि आज का जो विषय है वो तीनों कालों को लेकर के जोड़ता हुआ विषय है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इन तीनों कालों को जोड़ता हुआ कश्मीर की परिस्थिति कल कैसी थी, आज हमारे सामने कैसी है और आज बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में कश्मीर का भविष्य कैसा होगा, इन सभी मुद्दों पर आज हम सभी आपसे जागरूक होंगे, आपसे लाभान्वित होंगे आपके विचारों से। मैं महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्य राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन युग पुरुष दिग्विजयनाथ जी महाराज की स्मृति व्याख्यान माला के इस समापन की कड़ी में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूषण और पूरा गोरक्ष प्रांत से लेकर के पूर्वांचल की मेधा आज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है और ये बड़ा बेहतरीन हम लोगों के लिए अनुभव है। अच्छा तो ये हुआ होता कि फिजिकल रूप में आप हमारे मंची शोभा बढ़ाए होते सर, लेकिन कोरोना के काल के कारण हम आपको डिजिटल सुन पा रहे हैं। लेकिन ये भी सौभाग्य है क्योंकि एक मजबूरी है, क्योंकि 370 से लेकर कश्मीर के विविध पहलुओं पर जिस तरह की आपकी व्यापक और विस्तृत दृष्टि हम लोगों ने सुना है विभिन्न यूट्यूब चैनल के और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जब भी आपको हम लोग सुनते हैं तो कश्मीर के ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी होती है जो सामान्यतः किताबों पत्रिकाओं में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो जिन पहलुओं को आप बताते हैं वो अपने आप में एक अलग वैचारिक परिवेश लिए हुए होता है। और खास करके कश्मीर आज भारतीय अस्मिता और भारतीय एकता अखंडता का एक प्रतीक है और 370 और 35A को निष्प्रभावी किए जाने के बाद से वहां पे परिस्थितियां कैसे बदली हैं और पूर्व की सरकारों ने वो कौन सी गलतियां की थी कि कश्मीर आज हमारे लिए चुनौती के रूप में है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों ने आज
कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है और वहां पर मानवाधिकार से लेकर के समावेशी लोकतंत्र के जो जो नए आयाम दिखाई दे रहे हैं, उसमें समय के साथ कौन कौन से बदलाव आए हैं, क्योंकि आपकी जो पैनी दृष्टि है कश्मीर पर, हमें लगता है कश्मीर पर व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों का जितना बेहतरीन समन्वय के आप अपनी दृष्टि को बताते हैं, वो हम सभी के अंदर एक नई अंतर्दृष्टि पैदा करती है। तो हम अब अधिक समय नहीं लेते हुए महाविद्यालय परिवार के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं आपको माइक और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, आप अपनी बातें रखें। जी। आदरणीय मुख्य वक्ता सर, सादर अनुरोध होगा आपसे कि आप अपने विषय के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन प्रारंभ करने की कृपा करें। नमस्ते मां शारदे काश्मीर पूर्वासिनी प्रार्थये त्वामहं नित्यं विद्या ज्ञानं च देहि मह। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, प्रोफेसर सुबोध मिश्रा जी, मैं आपका और महाराणा प्रताप पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय गोरखपुर का आभारी हूं। आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया और यह सम्मान दिया कि मैं आपकी व्याख्यान माला में से एक व्याख्यान के नाते अपने भी विचार आपके साथ साझा करूं, आपके साथ कुछ जानकारियां, कुछ मत, कुछ प्रश्न, कुछ आशंकाएं साझा करूं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और इसके प्रारंभ में ही सर्वप्रथम ब्रह्मलीन महंत श्री मान दिग्विजय नाथ जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं और ब्रह्मलीन महंत श्रीमान अवैधनाथ जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। गोरक्षनाथ पीठ का भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में एक विशेष योगदान है और उसी पीठ के इन पीठासीन महानुभावों की स्मृति को, की पुण्य स्मृति को प्रणाम किए बिना आज के कार्यक्रम का आरंभ हो ही नहीं सकता। ये उन्हीं के पुण्य का प्रताप है और उन्हीं के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज भारत में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जो संस्कृति शताब्दियों सहस्राब्दियों से संकुचित हो रही थी, उसका क्षेत्र संकुचित हो रहा था, उस पर प्रहार हो रहे थे, वह आक्रांताओं के आक्रमणों से सहमी हुई थी। इन परिस्थितियों में इस मठ की उल्लेखनीय परंपरा रही है उस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की। और इसी संदर्भ में इस पीठ के पीठासीन महानुभावों का विलक्षण योगदान है। मैं पुनः पुनः उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। नाथ संप्रदाय का कश्मीर से भी एक पुराना रिश्ता रहा है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को नाथ संप्रदाय के मतावलंबी बड़ी संख्या में नियमित आते रहे और उसी के निमित्त कश्मीर में उनका प्रवास भी होता था। उनके स्थान आज भी वहां हैं। यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि वो समुदाय उस भूमि पर नहीं है। जो समुदाय उस संस्कृति, उस परंपरा का वाहक
हो सकता था, रह सकता था। आज के विषय पर आए तो कल, आजकल और कल, ये जो बीता हुआ कल है, इसमें आप कितना पीछे जाना चाहेंगे, समस्या यहां होती है। क्योंकि समय का अभाव है तो बहुत पीछे नहीं जा सकते। लेकिन मैं यह लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि कश्मीर को यदि सही संदर्भों में देखना है तो कश्मीर को बहुत पीछे से समझना जरूरी है। कश्मीर वो प्रांत है भारत का जिसका नाम सहस्त्राब्दियों से न बदला है न बिगड़ा है। मैं ऐसा कई बार कह चुका हूं अपने संबोधनों में, अपने विमर्श वार्ताओं में, कि जब बंगाल बंगाल नहीं था, बिहार बिहार नहीं था, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात अपने इन नामों से नहीं जाने जाते थे, तब भी कश्मीर कश्मीर ही था। महाभारत काल में कश्मीर कश्मीर था। ये एक संयोग है, मैं इस पे किसी तरह का दंभ अभिमान नहीं व्यक्त कर रहा हूं। और ये एक विलक्षण संयोग है। नाम बिगड़ते हैं, बदलते हैं, बदले जाते हैं, लेकिन कश्मीर निरंतर कश्मीर चला आ रहा है। यहां तक कि 2000 वर्षों से श्रीनगर भी श्रीनगर ही है। आज वो घाटी हिंदू विहीन हो गई हो, लेकिन कश्मीर और श्रीनगर ये दोनों उसके मूल, उसके प्रादुर्भाव, उसके इतिहास के साक्षी हैं कि वो किस संस्कृति, किस पहचान, किस अस्मिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर को आज एक भूमि विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि मानो ये जैसे खेत, मकान, दुकान, रियल एस्टेट का झगड़ा जैसे हो दो देशों के बीच में। लेकिन इसको उस तरह आंकना कश्मीर के साथ अन्याय होगा, इस देश के साथ अन्याय होगा। महाभारत काल से कश्मीर का संबंध भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से, भारत के साहित्य से, कला से, भारत की मेधा से, ज्ञान परंपरा से, शास्त्रों से ऐसा रहा है कि कुछ विद्वान उसे भारत की संस्कृति की जननी के रूप में देखते हैं। संस्कृत साहित्य में आज जो भी वांग्मय उपलब्ध है, उसमें से कश्मीर में लिखा गया या कश्मीरियों द्वारा लिखा गया हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, इसकी कल्पना तक से संस्कृत के विद्वान से हटते हैं। यह स्थान है कश्मीर का भारत की थाती में, चाहे वो योग हो, चाहे काल गणना हो, पंचांग हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे रागों के, भावों के, रसों के सिद्धांत हों, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, नृत्य हो, संगीत हो, इन सब
ज्ञान परंपराओं के उद्गम के रूप में कश्मीर को जाना माना जाता है। तो कश्मीर केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, सुदूर उत्तर में एक प्रांत नहीं है। कश्मीर हमारा मूल है, कश्मीर हमारा बीज है। वह कश्मीर मध्य युग में आते आते कुछ इस्लामी मतावलंबियों के वहां शरणागत होने के बाद, शरणार्थी बन के आए थे, घोड़े पर चढ़कर तलवार भांजते, युद्ध जीतते नहीं आए थे। और फिर एक कालखंड में जब वहां परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया, उथल पुथल हुई, कुछ द्वेष बढ़ा, आपसी द्वंद्व बढ़े, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने भविष्य और स्वत्व की विषयों पर तरजीह पाई, तो छल से, कपट से इनमें से एक सत्ता पा गया। और क्योंकि कश्मीर अभी भी हिंदू मतावलंबियों का बड़ा बहुमत था, 90% से ज्यादा थे, कुलीन भी अधिकांश हिंदू बौद्ध थे, तो राज तिलक कराकर मंत्रोच्चार के साथ उसका राज्याभिषेक किया गया। जो पहला मुस्लिम सुल्तान कश्मीर में सत्तारूढ़ हुआ, शाहमीर 1339, शमसुद्दीन डायनेस्टी, और उसके परावर्ती लगभग 3-4 सुल्तान मंत्रोच्चार के साथ, राज्य तिलक के साथ, पारंपरिक भारतीय रीति के अनुसार सिंहासनारूढ़ हुए। उनके शासन में आने के 125 साल तक संस्कृत राज्य भाषा रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने मध्य एशिया से, ईरान से मिशनरीज को बुलाया, धर्मांतरण के लिए दबाव बढ़ाया, हिंसा की, व्यापक हिंसा की, और उनके बाद चक आए, चकों के बाद मुगल आए, मुगलों के बाद पठान आए। 1819 तक, यानी 480 साल तक अनवरत इस्लामी शासन के चलते, उसकी हिंसा के चलते, उसके तांडव के चलते कश्मीर का बहुसंख्यक हिंदू बौद्ध समाज कट कट कर, घट घट कर 10वां हिस्सा भी नहीं रहा। इसी बीच गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के ही ब्राह्मणों को, हिंदुओं को बचाने के लिए अपना शीश दिया। और 1819 में जब पठानों को परास्त किया गया, कश्मीर को मुक्त कराया गया, तो महाराजा रंजीत सिंह की सेनाओं ने पंजाब से आकर ये सब किया। और उसके बाद लगभग 100 वर्ष तक सिख डोगरा शासन में, 125 वर्ष तक कश्मीर को कुछ शांति मिली, कुछ व्यवस्था मिली, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कश्मीर में बाहर से आए इस्लाम मतावलंबियों ने स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी संख्या में
डराकर, धमकाकर, सताकर, लूटकर, मारकर, पीटकर, बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर येन केन प्रकारेण उनका धर्मावतरण किया और कश्मीर को स्थिति में ला दिया। जो 1990 में हिंदू निष्कासन हुआ कश्मीर से, हिंदुओं का जाति संहार हुआ, यह 7वां बड़ा निष्कासन पलायन है। इससे पहले 6 बार घाटी को हिंदुओं से खाली कराया गया। यह अगर बहुत बीते हुए कल की ओर जाएं तो उसका एक छोटा सा परिचय है, लेकिन आज के समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि 1947 में कश्मीर के साथ क्या हुआ, इस पर हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो ये स्वतंत्रता किन परिस्थितियों में आई, आप उसमें से बहुत से तथ्यों से परिचित होंगे, लेकिन 2 बातें मुख्य हैं और उनमें से एक बात यह है कि भारत तब 2 अलग-अलग व्यवस्थाओं में था। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, और दूसरा था राजो रजवाड़ों का भारत। 650 से ज्यादा छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं। जब भारत का विभाजन करने का निर्णय लिया गया तो ब्रिटिश इंडिया, जो सीधे अंग्रेजों के शासन में था, उसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन बनाकर एक लकीर पूर्व में खींची गई, एक लकीर पश्चिम में खींची गई और पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान बना दिए गए। ये सर सिरिल रैडक्लिफ भारत आने का कष्ट भी नहीं उठाए, लंदन में बैठे बैठे नक्शे मंगा लिए और सेंसस रिपोर्ट्स मंगा ली, जनसंख्या का कहां पर कितना अनुपात है उसको देख के नक्शे पर ही लाइनें खींच दी। जो दूसरा शेष भारत था, राजों रजवाड़ों का भारत, जब उसका प्रश्न सामने आया तो एक मत यह था कि वहां जनमत संग्रह करा लिया जाए। तो ये जिन्ना थे जिन्होंने कहा कि नहीं साहब, क्या भारत का विभाजन आपने जनमत संग्रह करा के किया है? और यदि भारत में अंग्रेज शासक ने अपनी सार्वभौम शक्तियों का प्रयोग करते हुए खुद तय किया है कि क्या पाकिस्तान बनेगा, क्या भारत बनेगा, तो राजों रजवाड़ों में भी जो सार्वभौम शक्ति है, वहां के राजा हैं, महाराजा हैं, नवाब हैं, निजाम हैं, उन पर आप अपना लोकतंत्र क्यों थोपते हैं? उन्हें निर्णय करने दीजिए। और तब ये तय किया गया कि वो जिस देश में चाहें अपना विलय कर लें। ऐसा एक वकील की दलील के रूप में तो समझा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे एक विशेष राजनीति थी, और वो राजनीति ये थी कि अधिकांश जो मुसलमान नवाब थे, राजे थे, उनकी प्रजा हिंदू थी। यदि आप उनकी प्रजा से पूछते तो वो भारत मांगते, और ये निजाम और नवाब जो थे तो मुस्लिम लीग को फंड करते थे, जिन्ना की जेब में थे। उनसे अगर पूछते वो तो पाकिस्तान मांगते, और जिन्ना को
पाकिस्तान पाने की उतनी खुशी नहीं थी जितना बीच में एक बड़े भारत को देख के भय लगता था। तो जिन्ना चाहते थे कि इस बड़े से भारत को इतना बड़ा बन करके ना उभरने दिया जाए, इसके पेट में कम से कम आधा दर्जन पाकिस्तान हो, दक्षिण में भी कहीं पाकिस्तान हो, बीच में भी कहीं पाकिस्तान हो, और एक कटा फटा टुकड़ों में बटा भारत उभरे। और इसके लिए उन्होंने अधिकृत किया नवाबों और राजाओं को। इसमें एकमात्र अपवाद था कश्मीर, जहां का महाराजा हरि सिंह हिंदू था और वहां की अधिकांश प्रजा लगभग 70% मुसलमान थी। तब लोगों ने पूछा जिन्ना से कि ये जो सिद्धांत आपने शेष भारत के राजा रजवाड़ों पर लागू किया है वही कश्मीर पर लागू होता है, तो वहां का राजा कहीं भारत ना चला जाए। तो जिन्ना ने कहा नहीं, कश्मीर जो सेब है वो मेरी जेब में रखा है। और उसको उन्होंने 3 कारण बताए। एक ये कि भारत कभी भी इतनी बड़ी संख्या में अनुपात में जहां मुसलमान हो उनको अपने पास जबरदस्ती नहीं रोक पाएगा, तो कश्मीर को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। दूसरा कि कश्मीर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पाकिस्तान कभी भी सीधा हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, आरकोट ये सब बहुत दूर दूर हैं, छितरे हुए हैं, वहां पाकिस्तान चाहकर भी सीधी सीना से दखल नहीं दे सकता। और तीसरा, कश्मीर आश्रित है पाकिस्तान पर, सड़क के सारे मार्ग पाकिस्तान से होकर आते हैं। जम्मू का मार्ग सियालकोट निकलता है रणबीर सिंहपुरा होते हुए, घाटी जो है वो रावलपिंडी से जुड़ती है मुजफ्फराबाद, उरी होते हुए, बारामूला होते हुए। तो कश्मीर जाएगा कहां? नमक और मिट्टी के तेल तक के लिए आश्रित है पाकिस्तान। तो इस दृष्टि से उन्होंने ये एक जुआ खेला। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो सरदार पटेल के प्रयास और सूझबूझ का महत्व आपको हमें समझ आएगा कि उन्होंने किस तत्परता से, किस निष्ठा से, किस अथक परिश्रम से भारत को एक रखा। साम दाम दंड भेद जो भी प्रयोग करना पड़ा किया, और ऐसे में अपनी चाल बिगड़ती देखकर जिन्ना ने कश्मीर पर आक्रमण किया 22 अक्टूबर 1947 को। महाराजा की फौज में जो मुसलमान सैनिक थे उनमें घुसपैठ कराकर विद्रोह करवाया, उन्हीं के हाथों अपने भाई हिंदू सैनिकों को रात में सोते हुए मरवाया। महाराजा की सेना तितर बितर हो गई। महाराजा भारत से मदद मांगने आए तो पंडित नेहरू ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, जम्मू कश्मीर रियासत और भारत की सेनाएं केवल भारत के लिए है। लेकिन पीछे से यह भी कहलवा दिया कि अगर आप शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करके वार्ता के लिए भेजें तो भारत विचार कर सकता है। वो शेख अब्दुल्ला जो महाराजा के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमा भुगत रहा था, बंदी था। महाराजा के लिए ये कितने अपमान की बात थी कि नेहरू महीनों तक कोई वार्ता करने को तैयार नहीं थे, विलय को तैयार नहीं थे, टालते रहे। महाराजा इच्छुक थे भारत आने, मना करते रहे। उनकी शर्त यह थी कि पहले शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपिए, फिर आपसे बात की जाएगी। और महाराजा हरि सिंह ने फिर अपने राज्य और भारत का हित देखते हुए शेख अब्दुल्ला को ही अपमान का घूंट पीकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। और सरदार पटेल के आग्रह के कारण ही भारतीय सेना
27 अक्टूबर को घाटी में हवाई मार्ग से पहुंची, जब हवाई अड्डा तक घिर चुका था। अगर एक आध घंटे की भी देरी हो जाती तो भारत का भूगोल बदला हुआ देखते आप। स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना बलिदान देकर अर्जित किया, उसी कश्मीर के हवाई अड्डे पर उतरते ही सैनिकों ने मोर्चा संभाला। ये तत्कालीन सरकार और उसके प्रधानमंत्री की आनाकानी का ही नतीजा था कि हम जोखिम की इस पराकाष्ठा तक पहुंचे। लेकिन जो विलय तब हुआ, वो जैसे अन्य राज्यों के 550 से ज्यादा रियासतें भारत में मिली, उन सब ने जिस दस्तावेज पर, जिन कागजों पर हस्ताक्षर किए, जिन शर्तों पर भारत में शामिल हुए, वही शर्तें हूबहू अक्षरशः वही एक टेम्पलेट थी, एक लीगल डॉक्यूमेंट था। ये हर एक के साथ कोई अलग से संधि नहीं थी, उसी के आधार पर विलय हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर कुछ विशेष शर्तों में भारत आया, इसीलिए उसे विशेष दर्जा दिया गया, झूठ बोलते हैं। आप डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन को अगर देखें, पढ़ें और उसकी तुलना अन्य एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ करें, विलय पत्रों के साथ करें, तो आप पाएंगे कि एक फुल स्टॉप कॉमा का भी अंतर नहीं। यह कश्मीर के, जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय का अकाट्य तथ्य है, सत्य है। आपने मेरे परिचय में अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ, यानी 2 साल और 1 महीने बाद, 25 महीने बाद विलय के 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारत, और 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई। और अभी वो संविधान लागू भी नहीं हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और 2 महीने बाद। यानी जो संविधान 27 महीनों बाद विलय के लागू हो, और उनके उस संविधान के लागू होने के कारण अनुच्छेद 370 प्रभाव में आए, तो वो अनुच्छेद विलय की शर्त कैसे हो सकता है? तब तो वो सोची तक नहीं गई थी। बहस होना, संविधान में लगना और संविधान का लागू होना तो बहुत दूर की बात है, उसके विषय में विचार तक नहीं आया था अभी। और जब विचार आया संविधान निर्मित प्रक्रिया के आखिरी महीने में, नवंबर 1949 में, तो प्रस्ताव आते ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको सिरे से निषेध किया उसका। कहा कि ये इस नव स्वतंत्र देश के साथ द्रोह होगा। भगा दिया शेख अब्दुल्ला, क्योंकि जब शेख अब्दुल्ला नेहरू के कहने पर वो प्रस्ताव लेकर डॉक्टर अंबेडकर के पास पहुंचे थे, तो अंबेडकर ने उनसे पूछा कि आप जिस देश से सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं, जिस देश से अपने राज्य में सड़कें, पुल, अस्पताल, कॉलेज बनवाने की अपेक्षा रखते हैं, उस देश का अपने राज्य में कोई दखल नहीं चाहते, और उल्टे आपका उस देश में पूरा दखल हो, आना जाना हो, सब लाभ हो। मैं अपने देश के साथ, अपने इस काम के साथ ऐसा द्रोह नहीं करूंगा कह के भगा दिया।
तब कांग्रेस की कार्य समिति में यह प्रस्ताव रखा गया नेहरू द्वारा, ये सोचकर के कांग्रेस का बहुमत है संविधान सभा में, यदि कांग्रेस की कार्य समिति इसको मान लेती है तो फिर संविधान सभा को झक मार के करना पड़ेगा। तब की कांग्रेस में प्रखर राष्ट्रवादियों का बहुमत था, किसी की जेबी संस्था नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें, गोविंद बल्लभ पंत थे, राजगोपालाचारी थे, सरदार पटेल थे, जेबी कृपलानी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इस कार्य समिति ने एक मत से निषेध किया इस प्रस्ताव का। तो तब गांधी जी रहे नहीं थे। नेहरू जी धीरे धीरे अपनी सत्ता मद में शायद जिद पे अड़ गए और सरदार पटेल से आग्रह करके संविधान सभा को मनाने के लिए कहा गया। और सरदार पटेल ने उसमें केवल एक सेफ्टी वॉल्व की तरह परिभाषित करते हुए कहा कि यह अनुच्छेद टेम्पररी और ट्रांजिएंट है, एक अस्थाई प्रावधान है, क्योंकि स्थितियां युद्धग्रस्त हैं, एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में, इस तरह की पट्टी पढ़ाई गई संविधान सभा और कहा गया कि ये कुछ समय के लिए है, मान जाइए, हमारे प्रधानमंत्री का आग्रह है। और संविधान सभा ने बिना अधिक उस पर चर्चा बहस किए, शायद सबसे कम चर्चा इस विषय पर हुई, क्योंकि संविधान बनने की प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर थी, समय जा रहा था, तो उस आग्रह को मान लिया गया। लेकिन तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस सत्र का बहिष्कार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद वो उस सत्र में नहीं रहे जिस सत्र में 370 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में स्थान मिला। उस अकेले व्यक्ति का, उस प्रखर राष्ट्रवादी का यह नैतिक आग्रह स्मरणीय है और उसको नमन, उसको प्रणाम कि उस अकेले व्यक्ति ने अपना विरोध दर्ज किया, इस तरह किया। और उनकी दूरदर्शिता आज हमारे सामने है। वह अस्थाई होते होते भी 70 साल खिंच गया। ये कैसा अस्थाई प्रावधान था? और न सिर्फ 70 साल खिंच गया, गले की फांस बन गया। संविधान सभा को चाहे जो पट्टी पढ़ाई गई हो, उसका एकमात्र कारण बिल्कुल साफ था, सब जानते थे। और आज उस मानसिकता के जो मानस पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35 कैपिटल ए भारतीय संविधान में लाए गए। उन्हें ये कहने में कोई संकोच नहीं होता क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रांत है और क्योंकि भारत के विभाजन के समय इस मुस्लिम बहुल प्रांत ने हिंदू बहुल भारत में विलय होना स्वीकार किया था, तो हम इन शर्तों पर भारत में आए। झूठ बोलते हैं। पहली बात तो प्रांत के लोगों के पास यह अधिकार नहीं था कि वो तय करें कि वो भारत जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे। ये तय करना केवल महाराजा हरि सिंह के अधिकार क्षेत्र में था। उन्होंने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर और उनकी इच्छा थी कि भारत में आया जाए। दूसरी बात,
भारत ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का निषेध किया था। भारत ने हिंदू मुस्लिम आधार पर विभाजन को सैद्धांतिक रूप में अस्वीकार किया था। मजबूरी में, हिंसा के चलते, व्यापक नरसंहार के चलते उसके सामने घुटने टेक कर ये फिरौती भले ही अदा की हो विभाजन की, लेकिन इस आधार पर उन्होंने विभाजन स्वीकार नहीं किया। अगर सैद्धांतिक रूप में माना होता तो फिर भारत में मुसलमान नहीं होते, क्योंकि जिस सिद्धांत पर द्विराष्ट्रवाद और विभाजन को गढ़ लिया गया, उसके तहत तो फिर पूरे समुदायों का आदान प्रदान होना था। आप यही मान के चल रहे हैं ना कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए उनके दो अलग अलग राष्ट्र बनने चाहिए। तो फिर भारत में मुसलमान क्यों रहे? लेकिन क्योंकि हमने ये नहीं माना था, इसीलिए भारत में 4 करोड़ लगभग मुसलमान तब रह गए, जो आज लगभग 20 करोड़ हो गए। तो यदि भारत एक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने जा रहा था, तो कश्मीर का विलय उसी भारत में हुआ, उस पंथ निरपेक्ष संविधान के तहत जो बनने जा रहा था। ऐसे में एक मजहबी पहचान के आधार पर रियायतें लेना, अपवाद गढ़ना कहां तक तर्कसंगत था? कैसे एक शर्त हो सकती थी कश्मीर को अलग व्यवस्था देने की? और अनुच्छेद 370 ने वही किया। अनुच्छेद 370 ने भारत की संसद, जो हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, जिसका देश के चप्पे चप्पे पर कानून बनाने का अधिकार है, जो देश के एक एक व्यक्ति का मत व्यक्त करती है, उस संसद को कश्मीर के विषय में विधि विधान बनाने के प्रक्रिया में नपुंसक कर दिया गया अनुच्छेद 370 के माध्यम से। जम्मू कश्मीर राज्य को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। इसी 370 के माध्यम से भारत के संविधान को कश्मीर में लागू होने से रोका गया। इसी 35 कैपिटल ए के माध्यम से कश्मीर को अपने नागरिक, स्थायी नागरिक परिभाषित करने का अधिकार दिया गया। इन्हीं प्रावधानों के तहत कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, अपना अलग झंडा रखने का अधिकार दिया गया। नेहरू और शेख के बीच दिल्ली वार्ता हुई। उस वार्ता के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री माना गया। तो इस देश में 2 प्रधानमंत्री थे जो वर्षों तक रहे, 1968 तक रहे। 2 प्रधानमंत्री, 2 ध्वज, 2 संविधान। यहां तक कि कश्मीर में प्रवेश करने के लिए शेष भारत के नागरिकों को एक परमिट लेने की आवश्यकता बतलाई गई। जैसे आप किसी दूसरे देश जा रहे हो वीजा लगवाकर। भारत के सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत के चुनाव आयोग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, लेखा परीक्षक की कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जम्मू कश्मीर राज्य में। ऐसा अनुच्छेद 370 ने तय किया। किस कारण? कि जम्मू कश्मीर राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुसलमान है। इस कारण अब आप देखिए, मजहबी पहचान के आधार पर आप एक साझी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं रहेंगे, एक
पंथ निरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था में नहीं रहेंगे। यही तो आग्रह जिन्ना का था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, इस हिंदू बहुल देश में लोकतांत्रिक आधार पर जो सत्ता संभालेगा वो हिंदू होगा, और मुसलमान ऐसी हिंदू शासन व्यवस्था में नहीं रहेंगे। मुसलमान शासक हुए हैं भारत के, 800 साल तक हमने राज किया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, 800 साल साथ ही रहे ना, लेकिन तब मुसलमान शासक थे। अब हम हिंदू शासन में, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन ही क्यों ना हो, चाहे वो संवैधानिक शासन ही क्यों ना हो, चाहे वो पंथ निरपेक्ष शासन ही क्यों ना हो, मुसलमान हिंदू शासन में नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान मांगा और दिया गया। विभाजन करने के बाद भी आप इस देश की भूमि पर, इस देश की सीमाओं के भीतर उसी सैद्धांतिक आधार पर एक नया पाकिस्तान बनाते हैं, अनुच्छेद 370 के माध्यम से। और उस राज्य का नाम जम्मू कश्मीर, और उस व्यवस्था का नाम है अनुच्छेद 370। यह द्रोह किया गया भारत के साथ, ऐसा बहलाकर के ये एक अस्थाई प्रावधान है। कुछ समय में, अभी विशेष परिस्थितियों के कारण इसे लागू किया जा रहा है, कुछ समय में जल्दी इसे हटा लिया जाएगा। यह छल किया गया हमारे साथ। इसी का निषेध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए, परमिट वाले कानून का उल्लंघन करते हुए बना लिया गया, उन्हें बीमार कर दिया गया, उन्हें अस्पताल में मार दिया गया। मैं यह आग्रह पूर्वक कहता हूं, उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनकी हत्या की गई, और उनकी देह को, मृत देह को उनकी मां जोगमाया देवी के सामने पटक दिया गया कलकत्ते में। वो विलाप करती रह गई कि इनकी जांच हो। ऐसा नहीं था मेरा श्यामा प्रसाद, कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, कोई जांच नहीं की गई। इस देश में कितनी ही सरकारें आईं और गईं, जो उनके स्वयं असिस्टेंट थे, चेले थे, उनके अंडरस्टडी थे, अपेरेंटिस थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार भी आई, कोई जांच नहीं हुई। मैं आपको याद दिलाऊं, उनकी हत्या 23 जून 1953 को हुई। 1945 में, 8 वर्ष पहले, ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक हवाई दुर्घटना में मारे गए, लेकिन उसके विषय में तरह तरह के संशय थे। तो 1980 तक के दशक में उसकी जांच चली, 3-3, 4-4 आयोग बैठे। आज तक उस विषय के ऊपर चर्चा होती है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई दल सत्ता में हो, आज तक उसके विषय में चर्चा नहीं होती, जांच नहीं होती। लेकिन ये उनके बलिदान का ही परिणाम था कि परमिट व्यवस्था गई। धीरे धीरे कुछ स्थितियां बदली, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कश्मीर को लाया गया,
चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में वर्षों लग गए धीरे धीरे इन विषयों को कश्मीर के विषय में लागू करते हुए, लेकिन संसद के हाथ बंधे रहे। संविधान भारत का कश्मीर में लागू नहीं होता था। 100 से ज्यादा ऐसे कानून थे जो कश्मीर में लागू नहीं होते। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू नहीं होता। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप किसी भी पूजा स्थल का इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद इकट्ठा करने, उसका राजनैतिक आह्वानों के लिए दुरुपयोग करने, भारत विरोधी प्रचार करने के लिए करें न करें, ऐसा कानून था, कश्मीर पे लागू नहीं होता था। इसीलिए जब वहां की मस्जिदों से पत्थरबाज जुटाए जाते थे, भारत के खिलाफ खुतबे पढ़े जाते थे, जहर उगला जाता था, तो किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता था कश्मीर। यहां तक के नेशनल एम्ब्लेम एक्ट, जिसके तहत आप भारत के ध्वज और भारत के गान की अवमानना नहीं कर सकते, राष्ट्रगान की, वो कश्मीर में लागू नहीं होते थे। तो भारत के तिरंगे को जब जलाया जाता था, वहां रौंदा जाता था पांव तले, तो वो अपराध नहीं माना जाता था। इस तरह कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत की सीमा के भीतर, भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान के रूप में निर्मित किया गया। ये विडंबना थी कि महाराजा रंजीत सिंह ने जिस जम्मू कश्मीर को इस्लामी आतताइयों से मुक्त कराया और डोगरा राजाओं ने उसे सहेजा, उसको विस्तार दिया, उसको व्यवस्था दी, वह कश्मीर उस 1947 में जब पूरा देश स्वतंत्रता मना रहा था, उस जम्मू कश्मीर को फिर मुस्लिम आक्रांता मानसिकता के हाथों भारत ने सौंपा, हमारी व्यवस्था ने सौंपा, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी संसद ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने सौंपा। और स्वायत्तता के नाम पर सौंपा। उस स्वायत्तता का ऐसा दुरुपयोग किया इस आक्रांता मानसिकता ने कि वहां के समुदाय, हिंदू समुदाय को प्रताड़ित करना और उनके साथ भयंकर भेदभाव शुरू हुआ। 50, 60, 70, 80 के दशकों में महाविद्यालयों में प्रवेश को लेकर के भेदभाव, जो पेशेवर शिक्षा है, चाहे वो डॉक्टरी की शिक्षा है, इंजीनियरिंग की शिक्षा है, उसमें प्रवेश को लेकर के भेदभाव, मेरिट में आने के बावजूद आपको एडमिशन न मिले, आप टॉप 10 में आ जाएं स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में, और वहां कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रोल नंबर का तो कोई आप पहचान नहीं सकते, मत क्या है, रोल नंबर होता है, उसके आधार पर तय नहीं होता कि कोई हिंदू परीक्षार्थी है या मुसलमान परीक्षार्थी है। तो उस परीक्षा में भेदभाव नहीं हो पाता, नंबर आ जाते थे। लेकिन जब एडमिशन तय करना होता था तो ऐसे मेरिट लिस्टर्स को एडमिशन नहीं मिलता था। हम हिंदुओं से कहा जाता था, तुम्हारे लिए पूरा देश पढ़ा है, जाइए, यहां क्यों पढ़े हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिलता, नौकरियों की तो सवाल ही नहीं। तो मेरे पिता की पीढ़ी को झक मारकर बाहर निकलना पड़ा। तो हम लोगों का विस्थापन इसी भेदभाव के चलते 50 के दशक में ही शुरू हो गया था। उसी दशक में मेरे पिता कश्मीर से बाहर आए, पढ़ने के लिए पहले और फिर नौकरी के लिए, और उनकी पीढ़ी के ऐसे सैकड़ों हजारों लोग थे जिनको बाहर आना पड़ा। लेकिन कम से कम ये आश्वस्ति थी कि हम आ जा सकते थे। वहां घर था, परिवार था, अपनी जमीन थी,
अपना परिवेश था, हमारे तीर्थ थे, हमारे पूर्वजों के स्थान थे, हमारी संस्कृति थी, हमारा समाज था, समुदाय था। 1990 में वो भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब आप पहचान के, मजहबी पहचान के आधार पर राजनीति को वैध करते हैं, ऐसे ऐसे अनुच्छेद संविधान में लाकर उसको औचित्य देते हैं, उसकी अनैतिकता पर लगे प्रश्न चिन्ह मिटाते हैं, उसे राजनीतिक प्रश्रय देते हैं, तो आप बोतल से एक भूत बाहर निकालते हैं। पहचान के, मजहबी पहचान के आधार पर राजनीति करने का ये जो भूत है, ये बोतल से बाहर आकर फिर आपकी नहीं सुनता, फिर मनमानी करता है। वो भूत जानता है कि उसे ये सब अपवाद, ये सब रियायतें, ये सब विशेषाधिकार मजहबी पहचान के कारण मिले हैं, तो क्यों ना और मांगा जाए। तो नई नई शिकायतें, नई नई मांगें गढ़ ली जाती हैं, और इस पर एक स्पर्धा शुरू हो जाती है कि और कितना मांगा जाए, और क्या मांगा जाए, और इन मांगों के सिलसिले में द्वेष आ जाता है। हर मांग स्वीकार नहीं की जा सकती, तो भारत के प्रति, भारत की व्यवस्था के प्रति, भारत की सरकार के प्रति द्वेष पाल लिया जाता है। उस द्वेष से और इस तथ्य से कि क्योंकि हम अलग हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम बहुल हैं, इसलिए इस देश का हिस्सा नहीं है, व्यवस्था ही हमको कहती है कि आप इस देश का हिस्सा नहीं है, और फिर आप हमारी ये मांग पूरी नहीं कर रहे, वो मांग पूरी नहीं कर रहे, इससे अलगाववाद को जन्म मिलता है। वो अलगाववाद, वो पृथकतावाद कब देश से अलग होने, देश को तोड़ने की बात करने लगता है, ये केवल उस सीढ़ी पर और 2 कदम ऊपर जाने की बात है। उस देश से टूटकर हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ये और 2 कदम आगे की बात है। हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, हम एक वैश्विक खलीफा के तहत रहना चाहते हैं, ये और 2 कदम आगे की बात है। ये क्रमशः एक एक स्तर ऊपर जाने वाली बात है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। और जब स्पर्धा चल रही हो तो उसमें कौन दौड़ करके कितना आगे निकल जाएगा, ये आप तय नहीं कर पाएंगे। और उसी स्पर्धा के चलते, उसी मजहबी अलगाववाद के चलते, उसी देश को तोड़ने की पृथकतावादी मानसिकता के चलते जब ये चरम पर पहुंची, तो 1990 में कश्मीर की घाटी को हिंदुओं से खाली करा दिया गया। और इसको पुष्टि देने वाला, इसको औचित्य देने वाला जो पूरा प्रपंच था, वो 370 अनुच्छेद के माध्यम से गढ़ा गया। ये हुआ कश्मीर, मोटी बात। लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं। भारत का नेतृत्व, भारत का राजनीतिक वर्ग, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की पार्टियां, यहाँ की संसद, यहाँ का न्यायपालिका, यहाँ का प्रेस, उसको घुट्टी में घोलकर जो विकृत पंथ निरपेक्षता पिलाई गई, ये उसी का नतीजा था कि वो ये सब देखने को तैयार नहीं थे। आंखें फोड़ लेंगे लेकिन इस सत्य से साक्षात्कार नहीं करेंगे कि कश्मीर में जो चल रहा है वो उसी 500-600 वर्ष के जिहाद की पुनरावृत्ति है, जिससे महाराजा रंजीत सिंह ने उसे 1819 में मुक्त कराया था, और आपने तश्तरी पर रखकर उसे फिर सौंप दिया उसी मानसिकता को, उसी जिहादी मानसिकता को, जिसके लिए, जिसके पास हिंदू संस्कृति,
अनेक ईश्वरवाद, सनातन परंपरा, मूर्ति पूजा, इस सब के लिए केवल और केवल घृणा है, केवल और केवल हिंसा है। जिहादी मानसिकता कभी भी इसे स्वीकार नहीं करती, न केवल अस्वीकार करती है, यह मानसिकता इसे समूल नष्ट करने पर तुली हुई है। और क्योंकि कश्मीर इस संस्कृति का पोषक तत्व था, इसकी जड़ में था, इसका बीज था, इसीलिए कश्मीर को लक्ष्य करके शताब्दियों तक वहां हिंदू संहार किया गया, हिंदू हनन किया गया, जेनोसाइड किया गया। और उसी जेनोसाइड की कंटिन्यूएशन, निरंतरता का ये परिणाम था कि 1990 में हिंदू समुदाय से घाटी को 7वीं बार पूरी तरह खाली करा लिया। और हम इन जिहादियों को भटके हुए नौजवान कहते रहे। हम इस जिहाद को नाराजगी और अलगाव कहते रहे। हम ये कहते रहे कि वहां कुछ लोगों को पट्टी पढ़ा दी गई है, उनको सच मालूम नहीं है, हमें उन्हें सच बताना है तो वो सब ठीक हो जाएगा। हमें उनके दिल जीतने हैं। ऐसे ऐसे भोले लोग हमारे राष्ट्रवादियों की कतार में खड़े थे जो कहते थे कि उनके हाथ में तिरंगा थमाना है, उनके मुंह से भारत मां की जय बुलवानी है। जब वो वंदे मातरम गाएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जो कश्मीर को कभी जानते नहीं थे, कश्मीर के इतिहास से परिचित नहीं थे, ऐसे लोगों ने कश्मीर के विषय में नीतियां बनाई। ऐसे लोगों ने कश्मीर को प्रशासनिक रूप से संभाला। और एक मोड़ पर आकर जब समझ आया कि इस समस्या का समाधान उनकी इस विचार में उपलब्ध नहीं है, तो जानते हैं क्या निर्णय लिया कि कश्मीर की समस्या सुलझ नहीं सकती, उसको मैनेज करना है। कश्मीर एक प्रबंधन की समस्या है। तो प्रबंध कैसे करना है कि वहां हिंसा की जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, उनको थोड़ा कम कीजिए। जब लोग कम मरेंगे, पत्थरबाजी की घटनाएं कम होंगी, स्कूल कॉलेज कुछ दिन चल जाएंगे, बाजार खुल जाएंगे, लोग दफ्तर आ जा सकेंगे, तो कश्मीर सामान्य हो जाएगा। तो जैसे क्रिकेट में स्कोर रखे जाते हैं, इसी तरह वहां की पत्थरबाजी की घटनाओं को, वहां की हत्याओं को, वहां के नरसंहार को, वहां के भाषणों को, वहां की हड़तालों को अंकों के माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से नाप तोल कर देखा गया कि अच्छा, पिछले साल इतने मरे थे, इस साल इतने मरे हैं। पिछले साल इतने एनकाउंटर हुए थे, इस साल इतने एनकाउंटर हुए। पिछले साल इतने आतंकवादी पार से आए थे, इस साल इतने आए। इस तरह खुशफहमी पालते रहे कि कश्मीर की समस्या का प्रबंधन हो रहा है, मैनेज की जा रही है। कौन अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, ये देखना पड़ेगा। आपकी सरकार ने मैनेज किया अच्छा, या हमने मैनेज? सॉल्व करनी है, उसका निदान ढूंढना है, ये बात छोड़ दी गई थी। सिर्फ मैनेज करना है। मैनेज करने के नाम पर देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपने बेटे और भाई कश्मीर में न खोए हों, वो मैनेज करने की कीमत चुकाने के लिए। हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा बल, जितने हमने कश्मीर में खोए हैं इस मैनेजमेंट के लिए, उतने आजादी के बाद के सारे युद्ध की क्षतियों को मिला लिया जाए तो उससे कई गुना ज्यादा है। युद्धों में हमने इतने सैनिक नहीं खोए।
जितने कश्मीर की समस्या को इन नौसिखियों द्वारा मैनेज करने में हमने खोए। इस स्थिति में हमने कश्मीर को लाके रखा। मैंने कम से कम यह आशा छोड़ दी थी कि अपने जीवन काल में मैं अनुच्छेद 370 को निरस्त होते देखूंगा। तो इसलिए पिछले साल जब 5 अगस्त को संसद में यह घोषणा हुई, मैं आंखें मलता रह गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे कान क्या सुन रहे हैं। मैं खुशी में पागल हो गया था। यह वो नींव का पत्थर था जिस पर जिहाद का भवन पिछले 70 साल में खड़ा किया गया। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि भारत वह राजनीतिक इच्छा शक्ति जतलाएगा, दिखाएगा कि इस अनुच्छेद को संविधान से निरस्त कभी कर पाएगा। यह केवल एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक निर्णय नहीं था, यह युग प्रवर्तक निर्णय था। 5 अगस्त 2019 से पहले एक भारत था, 5 अगस्त 2019 के बाद एक भारत है। दुनिया उठ बैठी इस देश का पुनराकलन करने के लिए। इस देश के नेतृत्व को फिर से पहचानने और यह अनुमान लगाने के लिए कि और क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। अगर ये काम कर सकते हैं तो आने वाले समय में भारत और क्या क्या करेगा, भारत से और क्या क्या अपेक्षा और आशंका पालनी चाहिए। इस तरह के पुनराकलन में पूरा विश्व जुटा उठ बैठा। मैं आपको एक उदाहरण दूं। 5 अगस्त को भारत की संसद ने एक निर्णय लिया 2019 में। 7 अगस्त, अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए थे, पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को, एम्बेसडर हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को एक्सपेल कर दिया। पहले उन्हें कहा कि आप लौट जाइए, यू आर अनवांटेड। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, अपमानित करके भेजना चाहिए, तो कुछ ही घंटों में उन्हें औपचारिक रूप से एक्सपेल किया। अगर आपको इस कदम को देखना हो, आंकना हो, इसका मूल्यांकन करना हो, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जब हमारे इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण करके कांधार ले जाया गया और उसमें से छोड़े गए 5 आतंकवादियों का पाकिस्तान में सार्वजनिक समारोह करके अभिनंदन हुआ, तब भी भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया। जब करगिल का युद्ध हुआ, तब भी भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया। जब भारत की संसद पर आक्रमण हुआ और इसके सबूत थे कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी हैं, भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया। जब मुंबई पर हमले हुए, हमने जिंदा पकड़ा अजमल कसाब को। उसने कबूला कि वो पाकिस्तान से आया था 10 लोगों के साथ, उसको आईएसआई ने ट्रेन किया था। उसको सेवानिवृत्त पाकिस्तान के सैनिक अफसरों ने निर्देश दिए थे और वो करा रहे थे मुंबई में तांडव, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत ने तब उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया पाकिस्तान के।
जब पठानकोट बेस पर हमला हुआ तब नहीं किया, जब पुलवामा हुआ तब नहीं किया, जब उरी हुआ तब नहीं किया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया, हमने बालाकोट किया, लेकिन पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक्सपेल नहीं किया। लेकिन भारत की संसद ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने संविधान में संशोधन किया, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संशोधन किया। पाकिस्तान ने भारत के उच्चायुक्त को एक्सपेल किया। यही नहीं, अभी 10 दिन नहीं हुए थे ये किए हुए, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गया इस विषय को लेकर। एक बार नहीं, 5 महीनों में 3 बार चीन गया सुरक्षा परिषद में यह विषय लेकर। बार बार सुरक्षा परिषद के अन्य 4 स्थायी सदस्यों ने दुत्कार के भगाया, अपमानित किया चीन को, कहा कि ये हमारे विचाराधीन विषय नहीं है, ये भारत का आंतरिक मामला है। चीन और पाकिस्तान इस तरह तिल मिलाए अनुच्छेद 370 के बाहर जाने से। आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में ये हमारे शत्रुओं को किस तरह पुष्ट कर रहा था। और हमारी सरकारें, हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारी व्यवस्था इसे बनाए रखने के लिए कृत संकल्प थी। मैनिफेस्टोज में लिख के कहती थी कि 370 नहीं हटने देंगे। इसके ऊपर राजनीतिक लेन देन चलता था। एजेंडा फॉर अलायंस के अंदर लिख करके दिया जाता था नहीं छुएंगे। जनादेश के बावजूद इसकी अवहेलना करते थे। यह त्रासदी थी इस देश की। हमने अपनी व्यवस्था में प्रावधान किए थे भारत में एक पाकिस्तान को फलने फूलने देने के। यह विडंबना थी अनुच्छेद 370 और 35A के तहत तो हमने जिस तरह कश्मीर को नागरिकता परिभाषित करने का अधिकार दिया, उन्होंने वहां के हिंदुओं और सिखों को मताधिकार के अधिकार से भी वंचित कर दिया, जमीन खरीदने के अधिकार से भी वंचित कर दिया, सरकार में नौकरी करने के अधिकार से, वहां के महाविद्यालयों में एडमिशन लेने के अधिकार से वंचित कर दिया। ये कहा कि 1944 से पहले जो रह रहे हैं वही कश्मीर के स्थायी नागरिक और उनकी संतानें मानी जाएंगी, क्योंकि 44 के बाद विभाजन के उपरांत बड़ी संख्या में हिंदू सिख पाकिस्तान से भागकर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भागकर भारत आए थे। वो भारत की संसदीय चुनावों में वोट दे सकते थे, लेकिन कश्मीर की विधानसभा में, पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे, वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे। यह भेदभाव उनके साथ होता था। इसी तरह वहां पर पंजाब से सैकड़ों परिवार, वाल्मीकि परिवार उधार लिए थे कश्मीर ने सफाई कर्मचारियों के लिए, और उनको एक विशेष अधिघोषणा के तहत वहां का स्थायी नागरिक मान लिया गया था। लेकिन जब उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख कर अध्यापक बनना चाहें, वकील बनना चाहें, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहें, आर्किटेक्ट बनना चाहें, अकाउंटेंट बनना चाहें, पुलिस में नौकरी करना चाहें, तो वहां की सरकार कहती थी कि आपके पूर्वज यहां मैला ढोने की शर्त पर आए थे, इसीलिए नागरिकता दी थी। अगर आप ये काम छोड़कर कुछ और करेंगे तो आपकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी। देश के दलित आंदोलन ने, जय मीम जय भीम कहने वालों ने अपनी आंखें फोड़ ली, लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं किया, वहां के दलित उत्पीड़न को, वहां पर इस जातिगत भेदभाव को देखकर आवाज नहीं उठाई। यह विकृति आ गई हमारे सामाजिक विमर्श में, हमारे राजनीतिक विमर्श में, हमारे दलित आंदोलन के विमर्श में। वहां लिंग के आधार पर भेदभाव हुए, क्योंकि उनका अपना संविधान था। उन्होंने तय किया कि कश्मीर की बेटी अगर जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर विवाह करती है तो उसके बच्चे उसकी संपत्ति के अधिकारी नहीं होंगे।
लेकिन हां, अगर कश्मीर का बेटा जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर शादी करता है, चाहे फिर वो पाकिस्तान जाके शादी क्यों ना करे, न सिर्फ उसकी पत्नी स्थायी नागरिक बनेगी, बच्चों को भी सारे अधिकार मिलेंगे। ये लिंग के आधार पर भेदभाव कश्मीर के संविधान सम्मत था। उन्होंने ऐसा किया, मुझे ये ताज्जुब नहीं है। भारत की व्यवस्था ने ऐसा होने दिया। भारत के प्रधानमंत्रियों ने, सरकारों ने, दलों ने, नीतिकारों ने, न्यायालयों ने, प्रेस ने इस पर अपना मुंह सी लिया। इस युग में ताज्जुब इस बात का है, ये विकृति की पराकाष्ठा थी और हमारे संविधान ने इस कलंक को 70 साल ढोया और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यह कलंक कभी मिट पाएगा। इस दृष्टि से आप देखें तो 5 अगस्त के फैसले क्रांतिकारी फैसले, और ऐसे फैसले जब होते हैं तो एक आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा जगती है। ऐसा अपेक्षा की जाने लगी कि अब कश्मीर में मैनेज करने की मानसिकता से बाहर निकलकर इस संकट को, इस चुनौती को जड़ मूल से समाप्त करने की कोशिश होगी। और अगर यह अपेक्षा किसी से रखी जा सकती है तो वो इसी नेतृत्व से रखी जा सकती है जिसने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो साहस दिखाया कि कश्मीर में जिहाद का आधार स्तंभ जो है उसको उखाड़ करके फेंकना। तो क्या ऐसा हुआ? अपने इस वक्तव्य के आखिरी पड़ाव में मैं इस पर आपको एक विश्लेषण देना चाहूंगा। मुझे बार बार ऐसा लगा, 5 अगस्त को ही लगा, कि हम अभी भी उस मानसिकता से पार नहीं पा पाए। आपने ये पाया होगा कि न केवल अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन भी किया गया। उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। लद्दाख को कश्मीर की गुलामी से मुक्त किया गया और जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन के उभरा। इस पर जब पाकिस्तान और चीन ने हो हल्ला किया और दुनिया के अन्य देशों को उकसाने की कोशिश की, तो भारत ने साफ साफ कहा, यह हमारा आंतरिक मामला है, हम एक सार्वभौम राष्ट्र हैं। हमारी संसद ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिए हैं। आपको इसमें अपनी नाक घुसाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने काम से काम रखें। यह भारत का रवैया था और बिल्कुल सही था। जब पाकिस्तान और चीन यूरोपीय संसद को, यूरोपियन पार्लियामेंट को उकसाने में सफल हुए और वहां यह घोषणा सुनी गई कि यूरोपीय संसद इस विषय पर विमर्श करेगी, बहस करेगी, चर्चा करेगी, तो भारत के विदेश मंत्री ब्रसेल्स गए, जहां यूरोपियन पार्लियामेंट बैठती है। जहां तक मुझे याद है 12 सितंबर को, यानी 1 महीने बाद, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ब्रसेल्स में थे और वहां जाकर भी उन्होंने यही घोषणा की कि यह हमारा आंतरिक मामला है, हम एक सार्वभौम राष्ट्र हैं। हमारी संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक संवैधानिक प्रक्रिया से यह निर्णय लिया है और यह निर्णय केवल सत्ता पक्ष के दलों ने नहीं, इस पर कई विपक्षी दलों ने अपनी स्वीकृति दी है। यह एक पूरे राष्ट्र का निर्णय है, इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आप सोच नहीं सकते मैंने इस नए भारत के साक्षात्कार को पाकर कितना हर्ष अनुभव किया। मुझे लगा कि ये भारत की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 स्थायी सदस्य भी हमारे पीछे खड़े हैं चीन को दुत्कार लगाने के लिए, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, 1-2 देशों को छोड़कर और कोई हमारी बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है। ये भारत के राजनीतिक नेतृत्व की मेहनत और हमारे राजनयिकों की सूझबूझ का परिणाम था कि हम चीन और पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल हुए। इससे हमें आत्मविश्वास मिलना चाहिए था। ये हमारे लिए और अधिक शक्ति का स्रोत होना चाहिए था। लेकिन क्या देखा, अगले ही महीने उसी यूरोपीय संसद के 27 सदस्यों को भारत बुला लिया गया, उस जत्थे को कश्मीर घुमाने ले जाया गया। जब भारत की सरकार से पूछा कि ये क्या हो रहा है, भारत की सरकार ने कहा जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो नहीं बुलाया। तो जब सवाल जवाब हुए कि अरे भाई, जिस कश्मीर में अभी कुछ वर्जनाएं लगी हुई हैं, जहां भारत के विपक्ष के नेता संसद के सदस्य नहीं जा पा रहे हैं, भारत की संसद के सदस्य, उस कश्मीर में यूरोपीय सांसद 27 एक साथ कैसे आ जाएं और फिर कश्मीर चले जाएं, और आपको पता ना हो, आप जानते ना हो, आप कुछ कर ना रहे हो, तो झेपते हुए सकुचाते हुए कहा हाँ नहीं हम उसका प्रबंध कर रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हाँ सारे प्रबंध हमने किए हैं, बुलाया किसी ने भी हो, आए स्वयं हो, लेकिन हम व्यवस्था में लगे हैं। तो इस तरह गोलमोल जवाब दिया गया, उनको कश्मीर घुमा के लाया गया। जब आप दुनिया भर में घूम घूम कर छतों से मुनादी कर रहे हैं कि साहब कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, तो फिर इस आंतरिक मामले में विदेशियों को ले जाकर कश्मीर घुमाने की क्या मजबूरी है, जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है? ये कौन परामर्श दे रहा है? और ये एक बार नहीं हुआ, इसके बाद 2 जत्थे और गए। दिसंबर में एक और जत्था गया जो भारत में विभिन्न देशों के राजनयिक हैं, दिल्ली से प्लेन भर के ले जाए गए। उसके बाद फरवरी के महीने में 12 फरवरी को तीसरा जत्था गया कश्मीर। उन्हें घुमा रहे हैं, किश्तियों पे घुमा रहे हैं, श्रीनगर में घुमा रहे हैं, लोगों से मिलवा रहे हैं, चुन चुन के लोगों को बुलवा रहे हैं। किनसे सर्टिफिकेट जुटा रहे हैं आप? क्या मजबूरी है ये सब करने की? दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंदर कमजोरी है। जिस इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव 5 अगस्त को हुआ था, जो राजनीतिक साहस, जो फौलादी रीढ़ आपने दुनिया को दिखाई थी अपनी, वो कुछ हफ्तों में ये किसने धचका दी? किसने सुझाया ये सब? ये केवल इतना नहीं कि ये छिछालेदार होती है, इसको देखकर लगता है कि आपके फैसलों में, आपकी सोच में वो निरंतरता नहीं है, वो स्थायित्व नहीं है। दुश्मन भांप जाता है इस कमजोरी को और फिर वो इसका लाभ उठाता है, अनुचित लाभ उठाता है। उसको लगता है कि आप भीतर से इस विषय पर अभी भी ऊहापोह का शिकार हैं और ये उसके लिए अवसर है। ऐसा ही हुआ। 12 फरवरी को
जब तीसरा जत्था जा रहा था, कश्मीर में ये निर्णय लिए हुए 7 महीने लगभग हो चुके थे। इन 7 महीनों में एक भी नागरिक सुरक्षा बलों की, न्यौथा कोई निर्दोष नागरिक सुरक्षा बलों की गोली का शिकार नहीं हुआ था। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था कश्मीर, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, कोई हड़तालें नहीं हुई थी, बाजार खुले थे, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, सड़कों पर यातायात चल रहा था, आम जिंदगी बहाल हो गई थी, टेलीफोन चल रहे थे, नेट चल रहा था, पाबंदियां हटा ली गई थी, कहीं कर्फ्यू नहीं था, कहीं 144 कहीं कहीं लगी हो। ऐसी परिस्थिति में उस 12 फरवरी को जब तीसरा जत्था राजनयिकों का कश्मीर सैर सपाटे के लिए ले जाया जा रहा था भारत सरकार द्वारा, तो भारत की रॉ के पूर्व अध्यक्ष एएस दुल्लत भी चोरी छुपे जा रहे थे उस फारूक अब्दुल्ला से मिलने, जो अपने घर पर नजरबंद था। सरकार की इच्छा के बिना यह संभव नहीं था। और जिस फारूक अब्दुल्ला पर आपने आरोप लगाया कि उनके वंशानुगत शासन के कारण ही कश्मीर में लूटपाट हुई, कश्मीर को हिंसा देखनी पड़ी, जिहाद देखना पड़ा और उसमें उनका पूरा पूरा योगदान था, उस फारूक अब्दुल्ला से आप क्या गुप्त वार्ताएं अब करना चाह रहे हैं? और ये 12 फरवरी को ही नहीं हुआ, 8 फरवरी संडे का दिन था, तो कश्मीर से एक नई पार्टी बनने की घोषणा हुई। महबूबा मुफ्ती के वित्त मंत्री रह चुके अल्ताफ बुखारी ने ये नई पार्टी बनाई, भानुमति का कुनबा जोड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस से निकाले गए या छिटक करके कूद फांद कर आए लोगों का एक जमावड़ा बना। उसका नाम रखा अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। चलिए, एक लोकतंत्र में सबको गुंजाइश है, जो कुछ करना चाहें करें। ये 8 फरवरी को हुआ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 10 फरवरी को वहां पर पंचायत के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा की। ये तिथियां ध्यान में रखने लायक है। 8 फरवरी को एक नई पार्टी बनती है, इधर 10 फरवरी को घोषणा से पहले तैयारी रही होगी कई दिनों की। जरूरी नहीं है कि इस नई पार्टी के बनने या न बनने के कारण ये घोषणा हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है अपना काम। 12 फरवरी को एएस दुल्लत फारूक अब्दुल्ला से मिल लेते हैं। 13 फरवरी को इसी अपनी पार्टी का अल्ताफ बुखारी 24 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली आता है और प्रधानमंत्री उसके साथ 1 घंटा मिलते हैं। आप प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो अपने फोटोग्राफर साथ नहीं ले जाते, आपके तो मोबाइल फोन तक बाहर रखवा लिए जाते हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय का फोटोग्राफर फोटो खींचता है और वो फोटो खींच करके दुनिया भर में बंटवाए गए। जो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लोगों से कभी कभी मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ देर के लिए मिलते हैं, वो इस अपनी पार्टी के 24 धुरंधरों के साथ 1 घंटा बिता लिए और उसकी फोटो दुनिया भर में बंटवाई, इस मुद्रा में कि इस पहल को प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। ये जो महानुभाव है अल्ताफ बुखारी, ये न केवल महबूबा मुफ्ती की पार्टी में थे और उसके वित्त मंत्री थे, ये वो सज्जन हैं जिनका 2018 में कार से आरडीएक्स बरामद हुआ, अवैध हथियार बरामद हुए, उसकी अभी तक मुकदमा जांच चल रही। ये वो व्यवसायी हैं, ये मनी बैग धन्ना सेठ हैं, जिन्होंने हर पार्टी में पैठ बना रखी थी और हर नेता को अपने साथ उलझा रखा था, यहां तक कि हुर्रियत के साथ लेन देन करते थे। इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में न केवल आने दिया गया, 24 लोगों की बारात के साथ आए, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई, और केवल 13 फरवरी को ऐसा नहीं हुआ।
16 फरवरी को या 17 फरवरी को ये गृह मंत्री से मिल लिए, 2.5 घंटे बैठे वहां, और गृह मंत्री के साथ भी फोटो खिंचवाई गई, उनका भी आशीर्वाद पाया गया और ये सार्वजनिक किया गया। ये जतलाया गया कि इस पार्टी को हमारा आशीर्वाद प्राप्त है, केंद्र सरकार का, केंद्रीय नेतृत्व का। और 18 फरवरी, तो इस दौरान उस पंचायती चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनावों की सिलसिलेवार घोषणा हो रही है कि 13 फरवरी को बताया गया नामांकन पत्र पर कहां भरे जाएंगे, 15 फरवरी को बताया गया वोट कब कहां पड़ेंगे, 17 फरवरी को बताया गया गिनती कब होगी, निर्णय कब निकलेंगे। 18 फरवरी को ये चुनाव कैंसिल कर दिए गए। क्यों भाई? स्थितियां सब सामान्य, आपने कोई कारण भी नहीं बताया। अब ये जो नई पार्टियां चल रही हैं, ये जो गुप्त मंत्रणाएं हो रही हैं, ये तय करेंगी कि आप अपनी घोषणाओं को भी वापस लेंगे, चुनावों को टालेंगे। ये सब चल रहा था। 10 मार्च को उसी फारूक अब्दुल्ला की जो नजरबंदी थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, उसको 6 महीने बढ़ाया गया, लेकिन 13 मार्च को उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया 3 दिनों के अंदर। और हफ्ते 10 दिन बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को भी छोड़ दिया गया। जिन लोगों पर आपने संगीन आरोप लगाए हैं, उनके विषय में अपेक्षा थी कि आप चार्जशीट लाएंगे, व्हाइट पेपर लाएंगे, जिनके विषय में घूम घूम कर आपने कहा था कि इन्होंने लूट लिया इस प्रदेश को, जिस प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं है। उस प्रदेश में केंद्रीय सरकार अपने कुल व्यय का 10% खर्चती आई है साल दर साल, और कहा कि इतनी बड़ी रकम ये लोग डकार गए, इन्होंने संपत्तियां बनाई, इन्होंने चोरी की, लूट लिया प्रदेश को। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाने की जगह, चार्जशीट लाने की जगह, आपने उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया, और वो बाहर आकर के डींगे हाँक रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं आप पर सार्वजनिक रूप से कि अब ऐसा कीजिए, अब वैसा कीजिए, और आप सुन रहे हैं। ये स्थितियां देख रहे थे हम। लेकिन पराकाष्ठा तब हुई जब मार्च के आखिरी दिन 31 मार्च को, आपको याद होगा कि 23 मार्च से ये देश लॉकडाउन में चला गया। कोरोना के कारण एक अप्रत्याशित स्थिति आई, सरकारी संस्थान दफ्तर बंद हो गए, निजी संस्थान और दफ्तर बंद हो गए, दुकान बाजार बंद हो गए, रेलगाड़ियां बंद हो गई, हवाई जहाजों का उड़ना बंद हो गया, लोग अपने अपने घरों में दरवाजों के पीछे बंद हो गए, पूरा देश ठप हो गया। ऐसे में 31 मार्च को भारत के गृह मंत्रालय ने एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी की चोरी छुपे कि साहब कश्मीर में अब स्थायी नागरिक परिभाषित होंगे और वो वही कहलाएंगे जो 15 साल से वहां रह रहे हों। मुझे तो याद नहीं कि किसी ने कभी यह प्रावधान मांगा था, किसी ने कभी कोई ऐसी अनुशंसा की थी, कोई ज्ञापन दिया हो, कोई जुलूस निकाला हो, कोई स्टेटमेंट दी हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। यह मुद्दा ही नहीं था। शायद किसी ने टेलीफोन पे बात की या कोई प्रतिनिधि मंडल लेके आया, उसने कहा कि साहब ऐसा कीजिए, और आपने कर दिया। और ये उस राज्य में किया जहां 370 जैसा अनुच्छेद किलेबंदी की तरह पूरे देश को घुसने से रोकता था। वो किला आपने 70 साल बाद ढहाया 5 अगस्त को पिछले साल। लेकिन अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, कुछ महीने हुए हैं, आपने 15 साल ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी और कहा कि इस राज्य की सारी नौकरियां केवल उन लोगों को मिलेंगी।
जो 15 साल से वहां रह रहे हैं। ये एक वज्रपात हुआ। क्या मजबूरी है? ऐसा नहीं है डोमिसाइल कई राज्यों में एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था इसलिए होती है कि कभी कोई राज्य संवेदनशील हो और वहां पर जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल ज्यादा हो, अन्य स्थानों से आकर के जनसंख्या का अनुपात बिगड़ने की आशंकाएं हो, तो आप वहां कुछ प्रबंध करते हैं, कुछ वर्जनाएं लगाते हैं। अब जैसे पंजाब है, वहां अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना चाहें तो वहां पर 1 वर्ष भी पूरा रहने की मजबूरी नहीं है। 0 वर्ष का डोमिसाइल है। आप वहां के तहसीलदार के पास जाइए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, कहिए मैं फला जगह रह रहा हूं, चाहे आप किराए पे रह रहे हो, वो आकर के चेक करेगा। अगर आप वहां रह रहे हैं, आपका कोई बिजली का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, उस आधार पे आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। 0 ईयर्स। ये कश्मीर राज्य की बगल में पंजाब है। तेलंगाना राज्य 0 ईयर्स डोमिसाइल। छत्तीसगढ़ गरीब राज्य है, जनजातीय प्रदेश है, 0 ईयर्स डोमिसाइल। मेघालय 0 ईयर्स डोमिसाइल, पूर्वोत्तर का राज्य है, जनजातीय राज्य है। उड़ीसा गरीब राज्य है, 1 ईयर डोमिसाइल। सॉरी, दिल्ली 3 साल का डोमिसाइल सिर्फ। यूपी, बिहार, आपका उत्तर प्रदेश केवल 3 वर्ष का डोमिसाइल है। कर्नाटक, तमिलनाडु केवल 5 वर्ष का डोमिसाइल है। आंध्र केवल 6 वर्ष का डोमिसाइल है। गुजरात, राजस्थान केवल 10 वर्ष का डोमिसाइल, और वो भी कुछ कुछ जगहों पर लागू होता है। कहीं खेती की जमीन हो, कहीं जंगल आदिवासी क्षेत्र हो, कहीं विशेष कुछ चौथे श्रेणी के रोजगार हो। आपने कश्मीर में एक किले को ध्वस्त किया है 370 जैसे, जिसने शेष भारत को वहां आने से रोका था। वहां पर जनसंख्या का एक गड़बड़ अनुपात है, जिसके कारण आप संभाल नहीं पा रहे हैं। उसको ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन आपने एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। आप कैसे ठीक करेंगे? और अभी आपने नौकरियों में दिया है, कल छात्रवृत्तियों में देंगे, परसों आप एडमिशंस में देंगे, उसके बाद आप दुकानों मकानों को खरीदने में देंगे, उसके बाद आप जमीन पर देंगे, उसके बाद आप वोट देने पर देंगे, तो आ गया 370 वापस पिछले दरवाजे से। आपने एक सिद्धांत तो गढ़ दिया ना स्थायी नागरिकों का। अब उनको केवल विशेषाधिकार देने की बात है। वो विशेषाधिकार भी आपने नौकरियों के हिसाब से दे दिया। कल को कोई शासन आएगा, वो कहेगा साहब इनको ये वाला विशेषाधिकार भी दे दो, वो वाला विशेषाधिकार भी दे दो, तो ये तो तांता लग जाएगा, मांगे बढ़ती जाएंगी, और लोकप्रियता की स्पर्धा में आप देते जाएंगे, तो फिर बचा क्या? आपने गाजे बाजे के साथ दरवाजे से बाहर निकाल किया 370 को, और फिर चोरी छुपे अंधेरे में पिछली खिड़की से वापस ला करके रख दिया। ये कौन सा छल है? और ये क्यों हो रहा है? ये वही मानसिकता है दिल जीतने की। आप क्यों फारूक अब्दुल्ला और अल्ताफ बुखारी और उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को मुंह लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और उसकी प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए आपको इन लोगों की आवश्यकता है? ये तो उचक्के थे, आप ही ने अपने मुंह से कहा, लुटेरे थे, जिहादी थे, पाकिस्तान के पिट्ठू थे, यही कहा ना आपने। उमर अब्दुल्ला ने कहा था ना कि अगर आप 370 को छुएंगे तो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र माना जाएगा। उसी महबूबा मुफ्ती ने कहा था ना
कि अगर आप, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी थी, सार्वजनिक चेतावनी, कि अगर कोई इसे छुएगा भी तो उसका हाथ नहीं पूरा शरीर झुलस जाएगा। कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये लोग अब कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करेंगे। इन्हीं को धो पोंछ कर आप कहेंगे कि अब ये आपके नए नेता हैं। यही अल्ताफ बुखारी। कौन सी कमजोरी है? पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के P4 आपके साथ खड़े, पाकिस्तान अलग थलग खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये कौन सी कमजोरी है और कहां ले जाएगी ये इस देश को? क्यों इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं? किससे पूछा जा रहा है? कौन चला रहा है? यह प्रश्न पूछने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि मैं अपने समय से बहुत अधिक बोल चुका हूं। आपने बहुत धैर्य से सुना है। यदि मैंने किसी को आहत किया हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अपने विवेक से, अपने अंतर्मन से जो मुझे उचित लगा मैंने आपके समक्ष रखा। यदि आपकी इस विषय में कोई प्रश्न हो, कहीं कोई संशय हो और ये मेरे सामर्थ्य तो मैं उसका अवश्य उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपका इस धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कश्मीर कल, आजकल और कल, इस समसामयिक परिचर्चा में हमें कश्मीर के अतीत से लेकर के वर्तमान और आने वाले कश्मीर के भविष्य को बताते हुए आपने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, हम सभी उसके लिए बहुत आभारी हैं। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की पूर्ण स्मृति में चल रही साप्ताहिक व्याख्यानमाला के आज समारोह अवसर पर अभी तक कश्मीर कल, आज, कल और कल विषय पर कश्मीर के मन भावना की पीड़ा को व्यक्त कर रहे, घायल कश्मीर की आवाज बने हुए सुशील पंडित जी को हम लोग सुन रहे थे। ऐसे मुख्य वक्ता सुशील पंडित जी, वैद्य अजय दत्त शर्मा जी, संचालन कर रहे श्री सुबोध जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी और महाविद्यालय एवं विविध सोशल मीडिया से जुड़े सभी भाइयों और बहनों। हम जब अभी आज के विषय पर सुशील पंडित जी को सुन रहे थे तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को समय का अंदाजा हो रहा था या हम किसी भी बात को सुनने में हम कोई बाधा महसूस कर रहे थे। वैसे भी हमारे कॉलेज का मंच नाथ पीठ द्वारा संचालित उस शिक्षण संस्थान का मंच है जहां पर शिष्य भी गुरु को रोकता और टोकता है। संदर्भ महायोगी मच्छिंद्रनाथ जी, महायोगी गोरखनाथ जी के गुरु रहे हैं और महायोगी गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को भी टोका था। यह वह खुला मंच है, इसलिए हम ऐसी बेबाक टिप्पणियां सुनने के अभ्यस्त भी हैं, सुनते भी हैं और सुनना भी चाहते हैं। हमने आज कश्मीर के बारे में जिस प्रकार का
एक समय सीमा के अंदर एक व्यवस्थित व्याख्यान सुना है। मुझे लगता है कि यह व्याख्यान अभी भी अनवरत चलते रहना चाहिए। इसलिए नहीं चलते रहना चाहिए कि जो बीत गया हम उसे क्यों याद कर रहे हैं, इसलिए चलते रहना चाहिए कि हम भावी कश्मीर जैसा बनाना चाहते हैं। देश जैसा कल का कश्मीर चाहता है। उस कश्मीर को आज बनाने के लिए यह सब जानना जरूरी है जो सुशील जी ने अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया है। इसलिए इस तरह के व्याख्यान होते रहने चाहिए, तब तक होते रहना चाहिए जब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर न बन जाता हो, तब तक होते रहना चाहिए जब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का कश्मीर न बन जाता हो। ये तब तक होते रहना चाहिए जब तक वह कश्मीर भारत का कश्मीर न बन जाता। तब तक ये व्याख्यान अनवरत इस तरह के व्याख्यान चलते रहने चाहिए। गलती जहां भी हो रही हो उस पर इंगित करना चाहिए, उस पर बोला जाना चाहिए, उस पर हम सबको खड़ा होना चाहिए। हमें अपनी बात बेबाकी के साथ कहनी ही चाहिए। आज का यह व्याख्यान नाथ पंथ के उन दो पीठाधिपति की पूर्ण स्मृति में था जिस पंथ का स्मरण करते हुए विजय पंडित जी ने, सुशील पंडित जी ने कश्मीर और नाथ पंथ का उल्लेख भी शुरू में किया था। प्रारंभ से लेकर के अब तक नाथ पंथ का जो संबंध कश्मीर के साथ रहा है वो तो रहा ही है। आधुनिक समय में जो गोरक्षनाथ मंदिर है और श्री गोरक्ष पीठ है, इसका जो स्वरूप आज हम और आप देख रहे हैं, इसके नियोजन में भी कश्मीर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम मानते हैं कि श्री गोरक्षनाथ मंदिर का 20वीं और 21वीं शताब्दी का जो स्वरूप है वह पैदा किया गया है और महंत दिग्विजयनाथ जी को विजन देने वाले, महंत दिग्विजयनाथ जी को दृष्टि देने वाले और महंत दिग्विजयनाथ जी को उस रूप में तैयार करने वाले योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी कश्मीर से आए थे। हम उसके आगे कुछ नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन वो कश्मीर से आए, इस गोरक्षनाथ पीठ में उन्होंने दीक्षा ली और फिर गोरखनाथ पीठ के होकर के रह गए और उन्होंने श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज के रूप में एक गोरक्षनाथ मंदिर का विविध आयामों का एक पीठ का स्वरूप स्थापित कर दिया था। इसलिए जब हम इन व्याख्यानों की श्रृंखला तैयार कर रहे थे तो हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक के विषय लाने थे और इसलिए जब हम उद्घाटन समारोह में, जहां उद्घाटन भाषण श्रीमती लीना मेहेंदले का राष्ट्र चिंतन पर प्रारंभ किया था, वहीं उस समारोह आज हम कश्मीर के साथ करने जा रहे हैं और कश्मीर के साथ ये व्याख्यान, ये समारोह हमारा पूर्ण होने जा रहा है। हमने इन 7 दिनों में अपने विचार यात्रा में जो श्रद्धांजलि अर्पित की है दोनों पीठाधिपति को, हम जानते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज से महंत अवैधनाथ जी महाराज तक की विचार यात्रा को हमने पूरा किया है। हमने आध्यात्म से आध्यात्म तक की यात्रा पूरी की है। हमने हिंदुत्व से हिंदुत्व तक की यात्रा पूरी की है। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की विचार यात्रा पूरी की है। हमने राष्ट्रीय चेतना से राष्ट्रीय संस्कृति तक की विचार यात्रा पूरी की है। हमने भारत की अद्यतन ज्ञान परंपरा से लेकर के भारत की आधुनिक ज्ञान परंपरा तक की विचार यात्रा पूरी की है। हमने योग से दर्शन तक की विचार यात्रा पूरी की है। हमने नाथ पंथ से नाथ पंथ तक की विचार यात्रा पूरी की है और अंत में हमने भारत से भारत तक की विचार यात्रा इस 7 दिनों में पूरा किया है। मैं अपने इन 7 दिनों के इन समस्त व्याख्यानों में आए हुए भारत माता के भावी परम वैभव स्वरूप के निर्धारण में किए जा रहे प्रयत्नों को मैं अपने इन दोनों पीठाधिपति के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूं। इन 7 दिनों में हमने जिनके व्याख्यान सुने उसमें लीला मेहेंदले के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमने मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी को सुना। पाणिनि शिक्षा शास्त्र में विज्ञान एवं गणित विषय पर हमने डॉक्टर नचिकेत तिवारी जी को सुना। आयुर्वेद एक ईश्वरी वरदान पर हमने वैद्य अजय दत्त शर्मा जी को सुना है। हमने नेतृत्व क्षमता पर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी को सुना। भारतीय काव्य परंपरा में स्त्रियों के योगदान विषय पर
हमने डॉक्टर बी रामानाथन जी को सुना है। मैं अपने इन सभी वक्ताओं के प्रति आज महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उनका यह व्याख्यान हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा। भारत को, जहां भारत खड़ा है वहां से एक कदम और आगे बढ़ने में जनजागरण का काम करेगा। इस पूरे व्याख्यान माला को आयोजित करने में, संपन्न करने में और हम जिस विचारधारा के साथ इस व्याख्यान माला को चलाना चाहते हैं, हम जिस प्रकार की यह व्याख्यान माला 2005 से लेकर के और अब तक अनवरत चला रहे हैं, इस व्याख्यान माला में हम अपने गोरक्षपीठ के इन दोनों पीठाधिपति के जिस विचार को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया था, उस विषय पर जनजागरण के लिए हम ये साप्ताहिक व्याख्यान माला करना चाहते रहे हैं। उसके अनुरूप इस व्याख्यान माला में विषय और वक्ताओं के चयन में हमारे विद्यार्थी मनीष का अद्वितीय योगदान है। मैं मनीष के प्रति भी महाविद्यालय परिवार की ओर से, जबकि वो हमारे महाविद्यालय परिवार के हिस्सा हैं, हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, फिर भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सुशील जी ने आज समारोह के अवसर पर अपना अमूल्य समय दिया। जिस प्रकार का व्याख्यान, जो विचार उन्होंने आज प्रस्तुत किए हैं, मुझे लगता है कि वो भारत के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि वो अभी भी वो प्रासंगिक हैं, यह विचार अनवरत चला रहे। उनसे इस प्रार्थना के साथ कि जैसे बिना भय के, जैसे निडर होकर, जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपना वैचारिक आंदोलन जारी रखा है, वे आगे भी जारी रखेंगे। इस अपेक्षा और इस प्रार्थना के साथ मैं उनके प्रति भी महाविद्यालय परिवार और श्री गोरक्षपीठ और गोरक्षनाथ मंदिर की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस पूरी व्याख्यान माला को संपादित करने में जिन भी महाविद्यालय और के लोग, महाविद्यालय में तकनीकी तौर पर हमें सहयोग करने वाले महाविद्यालय के बाहर के लोगों ने, जो लोगों ने भी सहयोग किया है, मैं सबके प्रति हार्दिक आभारी हूं। इस पूरी व्याख्यान माला को हमारे विविध सोशल मीडिया पर अनवरत सुन रहे और उससे प्रतिक्रिया दे रहे और प्रश्न कर रहे। आज हम जिस प्रकार का व्याख्यान चल रहा था उसमें प्रश्न हमारे पास थे, लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि उन प्रश्नों के साथ आने के लिए हमें अभी आगे के और समय भी हैं, लेकिन जिस प्रकार के कश्मीर की आवाज हम सुन रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि किसी प्रश्न के माध्यम से उस आवाज से आने वाले किसी संदेश पर रोका जाए। इस नाते हमने प्रश्नोत्तर सत्र एक तरह से रोका है या खत्म किया है, लेकिन आगे ये सब चलता रहेगा। हम ऐसे सभी श्रोताओं के प्रति जिन्होंने सक्रियता के साथ सुना है, प्रश्न खड़े किए हैं, प्रश्न का उत्तर वे चाहते रहे हैं और आगे भी वो इस प्रक्रिया में जुड़े रहेंगे, सबके प्रति महाविद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात की अपेक्षा रहेगी और इस बात का विश्वास है कि देश में एक हमारा महाविद्यालय छोटे ही हिस्से में सही अपने इस सारे अभियान में, जिस अभियान में सुशील पंडित जी जैसे लोग लगे हुए हैं, हमारा भी गिलहरी के समान ही सही, लेकिन वह योगदान आपके कदम से कदम मिलकर चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। भारत माता की जय।